नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत में हर वर्ष लाखों टन अनाज, फल, सब्जियां और दूध से तैयार प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन उत्पादन के बाद यदि भंडारण की व्यवस्था उचित नहीं होने से काफी बड़ी मात्रा में किसानों की कड़ी मेहनत से तैयार उपज बर्बाद हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 15 से 20% खाद्यान्न और 30 से 40% तक फल सब्जियां खराब भंडारण के कारण बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में सही भंडारण न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक है, बल्कि देश की फूड सिक्योरिटी के लिए भी अति आवश्यक है। आज के कार्यक्रम में एग्रो प्रोडक्ट्स की बर्बादी को रोकने के उपायों पर जानकारी दी गई है। हर बार की तरह से इस बार भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसमें दी गई जानकारियों का भरपूर लाभ उठाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि उचित भंडारण या स्टोरेज का महत्व क्या है। यह सच्चाई है कि खराब भंडारण से खाद्य सामग्री में कीड़े लगते हैं, फफूंद उत्पन्न होती है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाते हैं। सही भंडारण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए तो किसान उसे उचित समय पर बेच सकते हैं, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। इस तरह से उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। अगर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को माना जाए तो भंडारण की सुविधा होने से बाजार में अधिक या कम सप्लाई की समस्या कम होती है और दाम स्थिर रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि न सिर्फ किसानों को सही मूल्य मिलता है, बल्कि कंज्यूमर्स को भी ज्यादा दाम नहीं चुकाना पड़ता है। शायद अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि विभिन्न उत्पादों के लिए भंडारण की विधियां भी अलग अलग होती है। अगर गेहूं, धान, मक्का, चना आदि की बात करें तो इन्हें पहले सूखे और हवादार स्थान पर रखना चाहिए। इसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखाकर 10 से 12% नमी स्तर पर ही भंडारित किया जाना चाहिए। इन्हें जूट की बोरियों में या धातु के हवादार ड्रमों में भरकर रखना चाहिए। और हाँ, अनाज रखने से पहले भंडारण कक्ष और बोरियों में कीटनाशक का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं फल और सब्जियों के स्टोरेज की। अत्यधिक नमी या तापमान में फल और सब्जियां जल्दी खराब होती हैं। इनके लिए बांस की टोकरियों या प्लास्टिक क्रेट्स का उपयोग करना चाहिए। तुड़ाई के बाद इन्हें छायादार और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। बर्फ या ठंडी हवा का भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्ले पॉट कूलर या जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जैसी स्थानीय तकनीकों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण के लिए किया जा सकता है। दूध से तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की बात करें तो दूध को उबाल कर रखें और रेफ्रिजरेटर न होने पर मिट्टी के बर्तनों में रखें। दही, पनीर जैसे उत्पादों को कम तापमान पर रखना चाहिए। स्थानीय स्तर पर सोलर पावर मिनी चिलर का उपयोग किया जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान नमी के कारण होता है, इसलिए पहले नमी का प्रबंधन किया जाना जरूरी है। अनाजों के लिए 10 से 12% नमी काफी उपयुक्त होती है। नमी के नियंत्रण के लिए नीम की पत्तियां या तुलसी के सूखे पत्ते बोरियों में रखे जाने चाहिए। इसके लिए सिलिका जेल, राख और चूना पत्थर का भी प्रयोग कर सकते हैं। भंडारण कक्ष को नियमित रूप से साफ और सूखा रखा जाना चाहिए। लकड़ी या बांस के प्लेटफॉर्म पर अनाज रखना चाहिए ताकि जमीन की नमी उन्हें न लगे। अगर कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध न हो तो स्थानीय संसाधनों से बनाए गए वैकल्पिक कोल्ड स्टोरेज भी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। इसे 2 ईंट की दीवारों के बीच रेत भरकर उसमें पानी डालते रहने से बनाया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक रूप से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम होता है। यह फल, सब्जी, फूल और दूध के लिए उपयुक्त होता है। इसी तरह से मिट्टी के घड़े या मटका फ्रिज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऐसे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें हवा का संचार आसानी से हो सकता है। ये कम लागत के होते हैं
और ग्रामीणों के लिए आसान उपाय कहे जा सकते हैं। सौर ऊर्जा चालित रेफ्रिजरेशन यूनिट भी कम उपयोगी नहीं कही जाती। इसमें कम बिजली खर्च में ठंडक बनाए रखने की सुविधा होती है। यह भी समझ लेना चाहिए कि आखिरकार खराब भंडारण से होने वाले नुकसान किस तरह के हो सकते हैं। इसमें फसल में फफूंद, कीट और घुन लग सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, उपज का रंग, स्वाद और सुगंध खराब हो सकता है। ऐसे में बाजार मूल्य कम मिलता है और किसानों को नुकसान होता है। इतना ही नहीं, कंज्यूमर्स को भी खराब गुणवत्ता का अनाज या कृषि उत्पाद मिलता है। इससे रोगग्रस्त होने की आशंका अधिक होती है। अब सवाल यह है कि कटाई या तुड़ाई के बाद भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए। भंडारण से पूर्व साफ सफाई के बाद, कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद सही नमी स्तर बनाए रखना चाहिए। उचित पैकेजिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें बोरियों में लाइनिंग किट्स का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें जागरूक किया जाना भी कम जरूरी नहीं है। किसान समूहों या सहकारी समितियों द्वारा छोटे कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि छोटी जगहों पर भी इस तकनीक का फायदा किसान अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने में उठा सके। ऐसे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकारी सहयोग लेने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें अनुदान और कम ब्याज पर लोन आदि शामिल है। विश्व के अन्य देशों में इस बारे में क्या कुछ किया जा रहा है, जरा इस ट्रेंड को भी समझने का प्रयास करते हैं। अब विकसित देशों में IoT आधारित स्टोरेज सिस्टम निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें टेम्परेचर और नमी की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी स्तर को नियंत्रित कर फल सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाती हैं। स्मार्ट कोल्ड चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए AI व सेंसर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जो खेतों तक ले जाने योग्य होती हैं। छोटे किसानों के लिए उपयोगी ऐसी ही अन्य कोल्ड स्टोरेज तकनीकों में सौर चालित कोल्ड बॉक्स तथा कम लागत वाला जीरो एनर्जी चैम्बर काफी कारगर कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मौसम और भंडारण सलाह, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा FPO से सहायता, सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, कोल्ड स्टोरेज अनुदान आदि का भी किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।